विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, पाठ 3 है रीढ़ की हड्डी। और ये पाठ 3 रीढ़ की हड्डी एक नाटक है छोटा सा, जिसमें कुल 6 पात्र हैं और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस नाटक में लेखक ने उस समय की स्त्रियों की दशा का वर्णन किया है और स्त्रियों के बारे में लोगों की सोच कैसी है, और जो उस समय स्त्रियों की शिक्षा को सही नहीं माना जाता है और जो बहू के रूप में चुनते हैं लोग, ऐसी लड़की को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो कम पढ़ी लिखी हो। ऐसा इसलिए जिससे कि वह अपने घर के सारा कार्य करा सके और वह विरोध ना करे किसी भी तरह का। इसलिए उस समय लोग कम पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाना पसंद करते थे। तो स्त्रियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को उजागर किया है इस नाटक में लेखक ने। इस नाटक में कुल पात्रों की संख्या है 6, जिसमें एक लड़की है उमा, जो बीए पास है। उमा बीए पास है। देखिए, उमा है एक पात्र जो बीए पास है और इसके पिता हैं राम स्वरूप और इनकी माता हैं प्रेमा। और इनके घर में एक नौकर है जिसका नाम है रतन। ठीक है, 4 पात्र ये एक घर के हैं। उमा इनकी लड़की है, बीए पास है, राम स्वरूप और प्रेमा इनके माता पिता हैं और रतन नौकर है। उमा की शादी के लिए राम स्वरूप बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि वह पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी लड़की की शादी के लिए बर ढूंढना आसान बात नहीं है उस समय। अब नाटक की शुरुआत होती है राम स्वरूप अपने नौकर रतन के साथ मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और दोनों दरी चादर बिछा रहे हैं। दरी चादर बिछा रहे हैं दोनों नौकर रतन और राम स्वरूप जो प्रेमा के पति हैं और उमा के पिता हैं। अचानक से याद आता है कि घर में मक्खन नहीं है, तो जो रतन नौकर है उसको मक्खन लेने के लिए भेजा जाता है। जब वह घर से निकलता है तो देखता है कि 2 आदमी आ रहे हैं। वह तुरंत इसकी सूचना देता है और पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। दोनों आदमी थे गोपाल प्रसाद और इनका बेटा जिसका नाम है शंकर। ठीक है, दोनों आ जाते हैं जिनके स्वागत की तैयारी चल रही थी। रामस्वरूप दोनों को बैठाते हैं और गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते हैं। इस तरह से बातें करते हैं कि एक हमारा ज़माना था, इस तरह से कह करके दोनों बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद रामस्वरूप कहते हैं कि अब बिजनेस की बात की जाए। ये बात सुन करके गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब बिजनेस की बात की जाए। तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं। रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं। अब गोपाल प्रसाद बिजनेस किसे कह रहे थे? गोपाल प्रसाद बिजनेस कह रहे थे जो शादी की बातचीत करने के लिए आए थे, जो शादी को बिजनेस मानते हैं गोपाल प्रसाद। एक जैसे व्यापारी बातचीत करता है उस ढंग से बातचीत कर रहे हैं गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से उमा की शादी और अपने बेटे की शादी के लिए। अब उमा हाथ में पान की तस्तरी लेकर के आती है। उसकी आंखों पर चश्मा है।
चश्मा देख करके दोनों बाप बेटे गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि इसकी आंखों पर चश्मा है तो शायद पढ़ी लिखी होगी। वे ऐसी बहू चाहते थे जो पढ़ी लिखी ना हो, और रामस्वरूप ने यही गोपाल प्रसाद को बताया था कि हमारी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उसकी आंखों पर चश्मा देख करके गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उमा पढ़ी लिखी होगी। लेकिन तभी रामस्वरूप कहते हैं कि इसकी आंख में दर्द हो रहा था कई दिन से, इसलिए चश्मा लगाया हुआ है। और फिर इसके बाद में सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से सवाल पूछने शुरू कर देते हैं कि आपसे बुनाई आती है, गाना बजाना आता है, और इस तरह की बातें सवाल पूछने शुरू करते हैं। तब फिर हारमोनियम बजाने के लिए कहते हैं गोपाल प्रसाद उमा से, और हारमोनियम उमा बजाती है और हारमोनियम पर गीत गाती है उमा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये गीत उमा गाती है। उसी बीच में उमा की नज़र पड़ती है शंकर पर, उसी बीच में उमा की नज़र पड़ती है शंकर पर। अब शंकर पर नज़र पड़ती है तो वह उसको पहचान जाती है। उमा ने उसको पहले देखा था, और देखा कहाँ था? गर्ल्स हॉस्टल के बाहर उसको देखा था, जब गर्ल्स हॉस्टल के पास से उसको भगाया गया था। वह लड़कियों की ताक झाँक करता रहता था, वह पहचान जाती है उसको, और उसके बाद में फिर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। फिर उमा उनके सवाल जवाब से तंग आकर के भड़क जाती है और कहती है कि आप शादी की बात करने आए हैं या ख़रीदारी करने आए हैं, लड़की कोई वस्तु नहीं होती है। इस तरह की वह बातें करती है। देखिए क्या कहती है उमा। उमा कहती है, जैसे कुर्सी मेज़ बिकती हैं, तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ख़रीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना नहीं। अब देखिए वह कहती है, इससे तो जैसे कुर्सी मेज़ बिकती है उससे भी कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ तो आप इतने सवाल जवाब कर रहे हैं। तो रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और अपनी लड़की को डांटते हैं, उमा 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 आप मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे ख़रीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर लेता है। कहती है कि क्या लड़कियां भेड़ बकरियों की तरह होती हैं, जिस तरह से कसाई भेड़ बकरियों को अच्छी तरह से देखभाल कर ख़रीदारी करता है, क्या उसी तरह से लड़कियों की ख़रीदारी होती है? लड़कियां कोई भेड़ बकरियां तो हैं नहीं। इस तरह की बातें उमा करती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता है अपने पिताजी से, गोपाल प्रसाद से, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो आगे कहती है उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप कहते हैं, उमा उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि वह बोले जा रही है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। ओह, जैसे गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लड़के लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके
लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन जो नौकर है, बाबूजी मक्खन देखिए मक्खन लेने के लिए उसको भेजा था, और लास्ट में जब नाटक समाप्त हो गया तब वह आता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखने लगते हैं और पर्दा गिरता है। यही नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि उस समय लड़कियों को किस दृष्टि से देखा जाता था, उनकी दशा कैसी थी। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को पसंद नहीं किया जाता था। लड़कियों की शिक्षा के बारे में बताया गया है।